नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हमने कल बीएड के लिए एक दैनिक पाठ योजना जो कि हिंदी के लिए थी, उसके किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज जो अपने एक सामान्य पाठ योजना है उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो हमने पहले बना लिया है इसी वीडियो का, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ प्रकार से सही नहीं आया था प्रोजेक्टर पे, तो उसके अंदर शिक्षण बिंदु भी 2 थे और मैंने कहा था कि 3 शिक्षण बिंदु बनाने हैं। तो आज हमने प्रॉपर उसको 3 शिक्षण बिंदु बना करके उसका निर्माण किया है। तो आज हम उसके लिए एक प्रकार से तो पुण्य उसको देखेंगे भी किस प्रकार से एक सामान्य पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले जो शाम पाठ की एंट्रीज होती है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम जगमीत सिंह, दिनांक आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी कक्षा 7, विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण है संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। इसके बाद ये क्लास है, ये क्लास अपने कोई भी लगा सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th तक या 9th तक जितने भी क्लास स्कूल के अंदर हैं। तो 8th तक सामान्यतः होते हैं, तो आपने 1 से लेकर के 8 तक के अंदर कोई भी क्लास अपने जो चल रहा है उसको लगा सकते हैं। समय अवधि है 30 से 35 मिनट होती है। तो ये आपकी एक शाम पाठ की एंट्रीज होती है, प्रविष्टियाँ होती हैं जो एक छात्र अध्यापक को अनिवार्य रूप से करनी होती है। उसके बाद दैनिक पाठ योजना के अंदर किसी भी शिक्षण विषय को लेकर के जब पाठ योजना बनाते हैं तो हर एक विषय का उद्देश्य होते हैं। कोई भी बिना उद्देश्य के पाठ्यक्रम नहीं होता। कोई भी विषय चाहे साइंस का है, चाहे वो सामान्य विज्ञान का है और चाहे वो सामाजिक विज्ञान का है, चाहे हिंदी है, तो बिना उद्देश्य के पाठ्यक्रम या विषय नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि वो अपने आप एक उद्देश्य लिए होते हैं। तो उसी उद्देश्य के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उस विषय के, वो अपने को सामान्य उद्देश्यों में या सभी पाठ के अंदर सामान्य उद्देश्य के रूप में लिखने होते हैं। जैसे कि इसमें अपने नागरिक शास्त्र विषय का एक टॉपिक है संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो हमने उसके सामान्य उद्देश्य का अध्ययन करना है। तो छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति वास्तविक रुचि दृढ़ करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में दया, प्रेम, क्षमा, सहानुभूति आदि के गुणों का विकास करना, छात्रों में नागरिक गुणों दायित्वों की समझ विकसित करना, छात्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, छात्रों में नागरिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति व निर्णय शक्ति का विकास करना, छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिक मूल्यों व नागरिक गुणों का विकास करना। ये तो आपके सामान्य उद्देश्य हो गए एक विषय की। चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, चाहे वो साइंस है, तो उसके क्या वो उद्देश्य लिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये उद्देश्य लिखने होते हैं। ये जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य हैं या विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये आपके जो दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है उसके भी पहले जो शुरुआत में लिखे होते हैं वहाँ से भी आप इसका अवलोकन कर सकते हो। कई और भी सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं जो कि यहाँ नोट नहीं हुए हैं। तो जो अपने मुख्य जो उद्देश्य होते हैं किसी विषय के, वो हमने यहाँ नोट किए हुए हैं। तो चलिए यही बात है, जो सामाजिक ज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक ज्ञान विषय होती रुचि पैदा हो जाएगी, सर्वांगीण विकास है तो सहानुभूति है। इसी प्रकार से जो साइंस का जो टॉपिक है, साइंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगी। तो क्योंकि विज्ञान विषय है तो विज्ञान के अंदर तर्क शक्ति और वैज्ञानिकता का अधिक प्रभाव रहता है, तो वो एक टॉपिक सामान्य उद्देश्य के अंदर एक बिंदु आ जाएगा कि इसके अंदर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। बाकी अपने लगभग इसको देख करके कोई 1-2 संशोधन उसके अंदर होगा तो वो ये अपनी समझ के अनुसार कर सकते हैं। तो लेकिन सामान्यतः जो आर्ट वाले विषय हैं उसके अंदर ये सामान्य उद्देश्य होते हैं अपने विषय को लेकर। चाहे वो सामाजिक विज्ञान है तो आप इसके अंदर टॉपिक को चेंज कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान शास्त्र, सामाजिक शास्त्र लिख सकते हो, भूगोल लिख सकते हो। भूगोल के अंदर आपको क्या है, भूगोलिक दृष्टिकोण का विकास होगा। भूगोलिक के अंदर मिट्टियों के बारे में जानकारी है, पृथ्वी के बारे में जानकारी है, इस प्रकार की चीज़ों को क्या है ज्ञान होगा। तो थोड़ा बहुत एक छात्र अध्यापक अपने विषय के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकता है। तो ये एक नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग एक सामान्य उद्देश्य दिए हुए हैं, आपके विषय के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ उद्देश्य आपके परिवर्तन भी हो सकते हैं। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य।
तो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर मैंने बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य हैं जो कि एक प्रकरण को लेकर के, एक विषय को लेकर के होते हैं। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र प्रकरण के संबंध में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति या छात्र सबसे पहले किसी विषय वस्तु को जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है उसका। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको समय समय पर इसका स्मरण कर सकता है, प्रत्यास्मरण कर सकता है। तो छात्र संचार माध्यम में लोकतंत्र प्रकरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध है, अवबोध का मतलब समझ होती है, तो छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र में तुलना कर सकेंगे, ये बातें हैं। इसी प्रकार से ज्ञानोपयोग है, ज्ञान का मतलब है जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अवबोध हो गया, उसके बाद क्या करना है, ज्ञान का उपयोग करना है। तो ज्ञान का उपयोग करने के लिए छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र प्रकरण से प्राप्त ज्ञान उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। तो जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके बारे में समझ आ जाएगी, व्याख्या करने लग जाएगा, तुलना करने लग जाएगा, वर्गीकरण करने लग जाएगा, तो एक प्रकार से वो क्या है, उस जो ज्ञान प्राप्त किया उसका अपने जीवन में प्रयोग करने लग जाएगा। तो छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र प्रकरण से प्राप्त ज्ञान उपयोग एवं व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र प्रकरण के महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे। इसी प्रकार से अभिरुचि है, तो छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र से संबंधित जानकारी हेतु पत्र पत्रिकाओं एवं अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र से संबंधित महत्व के बारे में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि। इसी के बाद अभिवृत्ति है, छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र के विषय में प्राप्त ज्ञान के प्रति सकारात्मक रुचि विकसित कर सकेंगे। उसी प्रकार से, क्योंकि रुचि का मतलब उसको रुचि पैदा हो जाना, वो अपने आप को उसके अंदर और जो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखना, तो अभिवृत्ति के अंदर है, अभिरुचि के अंदर है। तो रुचि को जब व्यावसायिक रूप ले लिया जाता है तो वो क्या है, अभिवृत्ति आ जाती है। इस प्रकार से संचार माध्यम के विषय में सकारात्मक और सापेक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। स्किल है, कौशल होता है, कौशल का मतलब कुछ चीज़ें मॉडल करके, प्रदर्शित करके, जैसे छात्र संचार माध्यम लोकतंत्र के क्षेत्र के बारे में प्रदर्शित कर सकेंगे, विकसित कर सकेंगे, और छात्र संचार माध्यम और लोकतंत्र प्रकरण का मॉडल तैयार कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो 6 प्रकार के उद्देश्य हैं। जैसे ज्ञानात्मक है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है और कौशल है। कौशल के अंदर अपने पढ़ा था कि चित्र को प्रदर्शित करना, मॉडल तैयार करना, किसी सारणी बना लेना, टाइमलाइन बना लेना, ये सारी चीज़ें मॉडल स्किल के अंदर आती हैं, कौशल के अंदर आती हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो शिक्षण विधि है, प्रविधि है, व्याख्या विधि है, प्रश्न उत्तर विधि है, उदाहरण विधि है, प्रदर्शन विधि है। इसमें हमने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जो भी चीज़ हम उपयोग ले रहे हैं, देखो अक्सर में सामान्यतः शामपट होता है, चौक होता है, संकेतक होता है जो अपने पॉइंटर बोलते हैं, चार्ट होता है, जार्डन है, चार्ट के अपने मॉडल का उपयोग भी कर सकते हैं, लपेट फलक, रोलिंग बोर्ड है, इन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हम ये चीज़ें लिखते हैं। अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब ये है कि बच्चे को कितना का ज्ञान है, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसका नाम वगैरह उस बच्चे को ध्यान होता है। तो हम यही लिखते हैं कि इस प्रकरण के बारे में छात्र क्या है, संचार माध्यम लोकतंत्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंदर जो कहानी विधि लिखी, पहले इसकी कहानी विधि थी, हमने इसको चेंज किया है। तो ये चीज़ें अपने ध्यान रखना कि इसमें प्रश्नोत्तर विधि है। क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। तो नंबर 1 है, प्रश्न किया है, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं कब सफल होती हैं? जब उन योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुँचे।
तो छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा तो छात्र उसको उत्तर देगा। कोई भी उत्तर दे सकता है, लेकिन संभावित उत्तर यही होगा कि जब तक योजनाओं का लाभ सरकार जनता तक पहुंचेगा तभी योजनाएं सफल होंगी, नहीं तो वो क्या है, कागजों में रह जाती है। बात इतनी की है। फिर है योजनाओं के पूर्ण लाभ के लिए क्या करना चाहिए। जो योजना सरकार ने चलाई है उसका क्या करना चाहिए, योजनाओं का प्रसार करना चाहिए। प्रस्तावना के अंदर ध्यान रखना है कि जो उत्तर बच्चों ने दिया है उसी ही उत्तर को लेकर के आगे वाला प्रश्न बने, यानी कि कंटिन्यू हो वो प्रश्न, जिससे कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि नया प्रश्न किया गया है। जो चीज़ वो जानता है उसी को प्रश्न बना लो, जो क्या उसने उत्तर दिया है उसी को प्रश्न बना करके आगे बढ़ते जाए। फिर है योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया जाता है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से किया जाता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि क्या कहलाते हैं, संचार के माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संचार के माध्यम कहलाते हैं। इसके बाद में संचार के माध्यम के बारे में आप क्या जानते हो और क्या जानते हो, इस प्रकार का प्रश्न है कि कोई बच्चा इसका उत्तर दे भी दे 2 लाइन 4 लाइन में, तो ये प्रश्न आपको जब तक आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर लोगे, पूरा पाठ जो दिया आपके अंदर वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये प्रश्न समस्यात्मक है। यदि कोई बच्चा 1-2 बार चीज़ें बता भी देता है तो कहीं और क्या जानते हो, इस प्रकार से इस प्रश्न को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, आपका क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है कि आज हम संचार माध्यम के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज उद्देश्य कथन है, अनाउंसमेंट होगी कि आप समस्या आ गई कि संचार माध्यम के बारे में क्या जानते हो। तो बच्चों हम आज संचार माध्यम और उसमें लोकतंत्र में क्या प्रभाव है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ संचार माध्यम और लोकतंत्र के विषय में आज विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये इसकी प्रस्तावना के अंदर आते हुए उद्देश्य कथन हो जाएगा। अब कई विषयों के अंदर कई मान लो दैनिक पाठ योजनाओं में यहाँ पर एक विकासात्मक प्रश्न और किए होते हैं, तो वो विकासात्मक प्रश्न आपको नहीं करने हैं। कई दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया है तो उसमें ध्यान रखना है कि आपने विकास पहले ही कर लिया है, उसका प्रस्तावना के रूप में समस्या पहले ही आ चुकी है कि संचार माध्यम के बारे में आप क्या जानते हो। तो सीधा ही आपका उद्देश्य कथन करते हुए जो प्रथम शिक्षण बिंदु है वो शुरुआत हो जाएगी, वहाँ आपको विकास करने की जरूरत नहीं। संचार माध्यम का अर्थ, तो छात्र अध्यापक कथन है, अक्सर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा में जाते हैं तो पल पल की यात्रा का समस्त जानकारी हमें मिलती रहती है। इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम विदेशी दौरे पे जाती है। तो ये देखो आपका एक शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हो। ये आपका मान लो मैटर है पूरा, आपके किताब में जो पढ़ा रहे हो आप, जो प्रकरण पढ़ा रहे हो वो लिखा हुआ है, तो वो आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ अपने सिर्फ प्रारूप की चर्चा करेंगे। तो ये आपका एक शिक्षण बिंदु पूरा लिखा हुआ है जो वर्तमान तक प्रचलित है। तो जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। संचार माध्यम का अर्थ, ये थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर जो श्यामपट्ट कार्य आपने किया है वो श्यामपट्ट के अंदर आ जाएगा। श्यामपट्ट का बोर्ड लगा करके ब्लैक आप डायरी, तो हम चर्चा कर रहे थे संचार माध्यम पे एक नंबर टॉपिक है जो इसके बारे में कि इसमें जो जितना भी लिखा है आपका जो शिक्षण बिंदु है, पहला शिक्षण बिंदु है उसको आपने पढ़ा रहे हो। तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जो मुख्य जो बिंदु है उसके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते रहेंगे। तो आपको यही लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब आप पढ़ा रहे हो साथ साथ में श्यामपट्ट का प्रयोग करना है। तो श्यामपट्ट के अंदर जो मेन चीज़ें, जैसे पहले टॉपिक का नाम ही आ गया, संचार माध्यम का अर्थ है, फिर उसके अंदर मेन जो अक्षर आ रहे हैं, आपके शब्द आ रहे हैं, जैसे टीवी है, रेडियो, अखबार है, मीडिया शब्द है, मीडियम शब्द है। तो इस प्रकार से आप श्यामपट्ट पे लिखते रहोगे। इस प्रकार जैसे ही आपका जो शिक्षण बिंदु है चलता रहेगा और चलते में आपको लगता है कि एक शिक्षण बिंदु पूरा हो चुका है, अब मुझे कुछ प्रश्न पूछ लेने चाहिए बच्चों से, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए हम उसके लिए बहुत प्रश्न करते हैं। बहुत का मतलब समझ से ही है कि उसको कितना समझ में आया है। तो 2 या 3 प्रश्न अपने बहुत प्रश्न के अंदर ले सकते हैं। तो विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो बच्चे उसका उत्तर देंगे संचार माध्यम है। किन्हीं 2 संचार माध्यम के नाम बताओ, तो इसमें अपने कोई भी 2 आ सकती हैं। तो यहाँ अपने लिख दिए टीवी और रेडियो। अब अपने को दूसरे शिक्षण बिंदु पे जाना है।
आपने जिस मान लो उसमें से पूछ लिया है तो एक प्रश्न आप उसी कंटिन्यू जो शिक्षण बिंदु उससे कर लोगे कि मीडिया का कौन सा प्रकार बड़े जनसमूह तक पहुँचाता है। अखबार है, टीवी है। मीडिया शब्द का अर्थ क्या है? मीडिया शब्द का अर्थ है जो मीडियम है, जिसका अर्थ माध्यम होता है। अब जो शब्द आएगा कि जो मीडिया है उसके रूप कितने हैं, जनसंचार मीडिया के रूप कितने हैं। इसके लिए हम कहेंगे कि संचार माध्यम का जो मीडिया है उसके रूपों के रूप में हम इसको आगे का जो शिक्षण बिंदु शुरू कर देंगे कि अखबार है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट की सोशल साइट तक पहुँच बड़े जनसमूह तक होने और अधिक लोगों के साथ एक साथ प्रभावित करने के कारण इसे जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। जनसंचार के माध्यम के रूप 3 होते हैं, मुद्रण माध्यम है, वार्तालाप माध्यम है और क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इस प्रकार से हम कहेंगे। फिर इनके बारे में हम डिटेल देंगे कि क्या किस प्रकार से मुद्रण माध्यम है, जिससे अखबार है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हो आप, मुद्रण माध्यम आ जाएगा, वार्तालाप माध्यम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ जाएगा। अब ध्यान रहे कि इसके अंदर आपको सिर्फ जो मुख्य बिंदु है वो ही शिक्षण बिंदु में लिखना है, इस संचार माध्यम के रूप है। उसके जो उप बिंदु हैं जहाँ सब पॉइंट है वो आपके इस छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर ही आएंगे। जैसे मुद्रण माध्यम है, आपको यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर जो मेन बिंदु है 2 नंबर वो ही रहेगा, मुद्रण माध्यम है। फिर जो उपबिंदु जो आपका वार्तालाप माध्यम है वो इसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके बारे में आपने बता दिया। तो अब जब आप बता रहे हो उसका पढ़ा रहे हो, पढ़ने का कार्य बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ वो अपने जो मेन मुख्य बिंदु है वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। तो आपको छात्र दैनिक पाठ योजना की डायरी में यही लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी प्रकार से आप वही शाम पाठ का कार्य करते रहो के साथ साथ यहाँ पर आप डायरी के अंदर ब्लैक पट्टी लगानी है, ब्लैक जो चार्ट होता है वो लगा करके एक चमकदार जो पेज होता है उसको लगाना है। इस प्रकार से इसमें आपको करना है। जैसे आप पढ़ा रहे हो। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका बहुत प्रश्न आ जाएंगे। बहुत प्रश्न के बाद में बहुत प्रश्न कर दिए, जैसे संचार माध्यम के रूप कितने हैं, 3 हैं, 3 कौन कौन से हैं। ये भी ध्यान रखना कि प्रश्न आपके क्रमबद्ध रूप से ही हो। पहले जो पढ़ा दिया वो पहला प्रश्न है, उसके बाद दूसरा प्रश्न उसका उसी का आगे का पार्ट हो सकता है, फिर तीसरा बिंदु है कि प्रचार माध्यम के मीडिया में कौन सी भूमिका निभा रहा है, तो सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो आपको ध्यान आपने नोट किया होगा कि शिक्षण बिंदु आया है। सबसे पहले संचार माध्यम का अर्थ है, और फिर आपका बहुत प्रश्न आ गए, विकासात्मक प्रश्न आ गए, फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आ गया, उसके अंदर छात्र अध्यापक कथन आ गया, फिर आपका बहुत प्रश्न आ गए दूसरे के जो, और तीसरा शिक्षण बिंदु अब शुरू होता है जो कि विकासात्मक प्रश्न से शुरू होगा। तीसरे बिंदु के लिए अपने जो विकास करेंगे कि संचार माध्यम कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष मीडिया में किसकी अनिवार्यता है, जो लोकतंत्र की है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब मीडिया क्या होगा, निष्पक्ष होगा, जो भेदभाव नहीं करेगा। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम की किस प्रकार की भूमिका निभाता है, ये इसका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा जब हम ये कहेंगे कि संचार माध्यम में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, या लोकतंत्र में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है। तो इसके बारे में हम फिर अपना तीसरा जो शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा कि लोकतंत्र में देश संचार के बारे में समाचार देने, उसमें होने वाली घटनाओं की चर्चा करने, संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सरकार है जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाएं व कार्यों को जनता तक, जनता की भावना को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम इसको जितना अपने जो शिक्षण बिंदु लेना है वो अपने ले लेंगे। इसके बाद फिर आपके बहुत प्रश्न आ जाएंगे, 2 या 3 बहुत प्रश्न होने चाहिए। जैसे नागरिक किसके माध्यम से जान सकते हैं कि सरकार किस कार्य करती है, संचार के माध्यम से। सरकार जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है, संचार के माध्यम करते हैं। और भी एक आधा बिंदु है जो बन सकता है। अब इसके बाद में ये 3 शिक्षण बिंदु आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद ये जो आपकी टेबल है वो बंद हो जाएगी, और जो पुनरावर्ती प्रश्न है, पुनरावर्ती प्रश्न है जो वो आपके पूरे पाठ में से आएंगे। ये नहीं कि एक शिक्षण बिंदु से आएंगे, एक शिक्षण बिंदु नंबर 1, 2, 3 इनमें से आप 1, 2 प्रश्न लेकर के पुनरावर्ती प्रश्न का निर्माण करोगे। और पुनरावर्ती प्रश्न वो होने चाहिए
जिसका क्या है आपने कभी भी ये पहले से कभी उपयोग नहीं किया है। जैसे मुद्रण माध्यम का उदाहरण बताओ सबसे पुराना, अब इसके आपको उत्तर नहीं देने हैं, ठीक है। वार्तालाप माध्यम के उदाहरण बताओ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कोई 2 उदाहरण बताओ। मंत्री को अपने कार्यकाल में पुनः विचार करने की जनता को क्या कर सकते हैं, उसको आंदोलन, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आंदोलन है या आपका हस्ताक्षर प्रणाली है, इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो। तो ये पूरा लेसन आपका कवर होता है। इसमें 3 शिक्षण बिंदु हैं। प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद में बहुत प्रश्न आएंगे, विकासात्मक प्रश्न आएंगे, लेकिन जो अंत में जो आपका तीसरा शिक्षण बिंदु है वो बहुत प्रश्न में आते ही खत्म हो जाएगा। एक बार आप पुनरावलोकन कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। एक बार अपने शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं इसको, कि सबसे पहले ये चार्ट एंट्रीज हो जाएगी, सामान्य उद्देश्य हो जाएंगी, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना हो गई, प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन, फिर आपका प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको पूरी इस प्रकार से टेबल बनानी है। टेबल को आप तभी बंद करना जब आपका पेज एंड हो जाए, लास्ट हो जाए, तभी आप दूसरे पेज पर टेबल बनाओगे, तभी आप वो सारी चीज़ें एंट्री करोगे दोबारा। जैसे शिक्षण बिंदु है, छात्र क्रिया है, छात्र क्रिया हैं, श्याम पटसार है, ये सारी एंट्री वहाँ होगी। इसके बाद में फिर बहुत प्रश्न आ गए, विकासात्मक प्रश्न आ गए। विकासात्मक प्रश्न आते ही जो लास्ट वाला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, समस्यात्मक होगा। समस्या होगी तभी तो दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा, जब समस्या ही नहीं होगी तब दूसरा शिक्षण बिंदु नहीं शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो विकासात्मक प्रश्न है वो क्या होना चाहिए, समस्यात्मक होना चाहिए, निरुत्तर होना चाहिए, तभी हम नए बिंदु की शुरुआत कर पाएंगे। इस प्रकार से हम तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो गया। इसके बाद बहुत प्रश्न आ गए, दूसरा शिक्षण बिंदु है, फिर तीसरा आ गया। तीसरा उसी प्रकार से बहुत प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न, फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु है, और फिर आपके बहुत प्रश्न हैं, फिर पुनरावर्ती प्रश्न है, फिर मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न के अंदर आपको यही रखना है कि एक वैसे का है, 2 रिक्त स्थान वाले हैं, 2 सत्य वाले हैं, या मिलान वाले हो सकते हैं, मिलान करना भी हो सकता है। तो जैसे मीडिया का प्रयोग कौन का होता है, मीडिया का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है, जनता के लिए भी होता है, सरकार के लिए भी होता है। तो मीडिया अंग्रेजी शब्द का मीडियम से बना है ना। समाचार पत्र, जर्नल, पुस्तक किसका माध्यम है, मुद्रण माध्यम है। इंटरनेट संचार का माध्यम है, सही है। टेलीफोनिक मुद्रण माध्यम है, नहीं है। टेलीफोन एक वार्तालाप माध्यम है। ये बातें सही और गलत के अंदर आ जाएगी। गृह कार्य आपको एक ही प्रश्न देना है, और ऐसा देना है कि जिसके अंदर आपका जो आपने जो लेसन पढ़ाया है वो सारा ही उसके अंदर आ जाए। गृह कार्य के रूप में एक बड़ा प्रश्न दे देना है आपको। मीडिया का स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। फिर है पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इस प्रकार से आपका एक लेसन पूरा होता है। अब इसकी अपने एक बार और रिपीट ले लेते हैं, ताकि आपको एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं कि सबसे पहले ये स्लाइड आएगी जिसके अंदर छात्राध्याप एंट्रीज आ जाएगी, जो शामपट एंट्रीज कहते हैं। फिर सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, शिक्षण विधि प्रविधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर पहला शिक्षण बिंदु छात्राध्याप का कथन, और इसको अपने जब पढ़ाते रहेंगे उसके बाद जब शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा बहुत प्रश्न। फिर आपके दूसरे शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में जो लास्ट का जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। इसी प्रकार से दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु खत्म होते ही फिर बहुत प्रश्न, और फिर तीसरे बिंदु पे जाने के लिए विकासात्मक प्रश्न। तीसरा बिंदु पढ़ाने के बाद में फिर बहुत प्रश्न आ जाएंगे, और बहुत प्रश्न आने के बाद में हमें इस टेबल को बंद कर देना है। आपका शिक्षण काम है वो पूरा हो चुका है। फिर आप पुनरावर्ती प्रश्न करोगे, जो कि पूरे पाठ में से पहले शिक्षण बिंदु में से भी होंगे, दूसरे में से भी होंगे, तीसरे में से भी होंगे। ये प्रश्न आपके 4 या 5 होने चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न रोलिंग बोर्ड में किए जाते हैं, जिसको हम लपेट फलक कहते हैं, उस पर किए जाते हैं। तो ये आपको करके लाने होते हैं। और जब आप लेसन ख़त्म हो जाता है तो एक सामने टांग करके किसी कील पे लगा करके
बच्चों से भी इसको हल करवा सकते हो, या बच्चों को खड़ा करके इसका उत्तर पूछ करके आप खुद भी टिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस मूल्यांकन प्रश्न को रोलिंग बोर्ड पे लिख के लाना है। गृह कार्य है, गृह कार्य में एक बड़ा प्रश्न देना है, फिर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो जाएंगे और पर्यवेक्षक टिप्पणी हो जाएगी। तो हम इसी के साथ साथ एक इंग्लिश का जो ग्रामर का टॉपिक भी देख रहे हैं कि ग्रामर का टॉपिक कैसे बनता है। हालांकि जो ग्रामर का है, जब व्याकरण का मैंने कहा था कि सामान्य ही पाठ योजना की तरह बनता है, और इसके अंदर अपने जो सामान्य उद्देश्य हैं या विशिष्ट उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से करने हैं, तो उसके बारे में कर लें। तो प्रविष्टियाँ वैसे ही हैं, हम सिर्फ प्रारूप देखेंगे, इसका जो मैटर है वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्रारूप है, इसके बारे में ये एंट्रीज कर ली, कक्षा है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पीरियड है, ड्यूरेशन है ना, ये सारे। तो इसके बाद में जनरल एम्स हो जाएगा, जैसे ये लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये इसके बारे में वो सीखेगा बच्चा। फिर है दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंड का है, फिर तीसरा है और चौथा है, पांचवा और छठा। इसके अंदर आप देख लें, कोई थोड़ा बहुत अंतर है, उसको देख सकते हो आप। इसके बाद फिर उसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड है ना, और स्किल है, जिसके बारे में आप देख लें। इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके या रो करके भी देख सकते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड है, टीचिंग एड है, फिर प्रीवियस नॉलेज है, फिर आपकी प्रस्तावना है कि पेन दिखाते हुए, बुक्स दिखाते हुए आप उसका उत्तर देंगे कि ये पेन है, बुक्स है, एप्पल है तो एन एप्पल है, ताजमहल है तो बच्चों ये क्या है, आर्टिकल्स है ना, जो अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं। क्योंकि ये अंडरलाइन वर्ड आप ब्लैक बोर्ड पे करोगे, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड का भी आप बना सकते हो कि ए पेन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए दिखा रहे हैं ना वो, तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं वहाँ पे। यदि आपने अंडरलाइन लिखा तो शाम पर बीपी यहाँ ब्लैक बोर्ड भी दिखा सकते हो, ए पेन ए बुक लिखते हुए उसको अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन करते हुए बच्चों जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, तो वो आर्टिकल है। तो ग्रामर के अंदर इनके बारे में आप क्या जानते हो, तो वो एक समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इसके बाद फिर आज हम अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे, ए एन दा का या दी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद वही अपना प्रस्तुतिकरण है, यहाँ प्रेजेंटेशन है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक यूज ए के बारे में, उसके बारे में बताएंगे बच्चे और 2 उदाहरण देंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आ जाएंगे उसी प्रकार से। फिर उसके प्रकार से जिस प्रकार विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जिसको डेवलपमेंट क्वेश्चन कहते हैं अपने। और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो समस्यात्मक होगा, ठीक है। तो इसमें अंदर समस्यात्मक प्रश्न नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दें कि समस्यात्मक प्रश्न इसके अंदर आएगा। क्योंकि ये एन है तो एन के बारे में बता दिया, एन के बारे में बताते हुए फिर आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, तो फिर आपका वो उदाहरण आ जाएंगे। तीसरा बिंदु है, जैसे ही आप दी के बारे में क्या जानते हो, जो जानते हो कि अंडरस्टूड, तो उसमें अंदर दी के बारे में प्रश्न करते हुए आप उसको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हो। जिससे इस पर इसमें जैसे आपने ए का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आ गए, उसके बाद जैसे ही आपको डेवलपमेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें तीसरा जो प्रश्न है वो एन के बारे में आप क्या जानते हो, तो उसके बारे में प्रश्न करते हुए आपको समस्यात्मक क्वेश्चन ले सकते हो। फिर आपका एन के बारे में आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आपका एन का टॉपिक पूरा आ जाएगा तो दी के बारे में क्या जानते हो, इस प्रकार का प्रश्न आपका करते हुए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर आपका जो है दी का टॉपिक शुरू हो जाएगा और दी के बारे में बताते हुए फिर आपका लास्ट टॉपिक, 3 टॉपिक हो जाएंगे आपके, ए का, एन का और डी का। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जैसे उसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड करते रहना, साथ में टीचर क्या और स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, है ना, और राइट डाउन करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं तो इसके अंदर आपको करनी है। फिर वही आपका पुनरावर्ती प्रश्न है, जैसे हिंदी के अंदर तो रीकैप क्वेश्चन है, जो दोबारा जो पुनरावर्ती प्रश्न है। इवैल्यूएशन जो आपका मूल्यांकन प्रश्न है, वैल्यूएशन प्रश्न है जो, उसके बाद में आपका होम असाइनमेंट है। फिर आपका जो
कमेंट्स हैं या सिग्नेचर है वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इंग्लिश का एक बार आप पुनः देख लें। इसको आप लोग क्या है रोक रोक के भी आप इसको देख सकते हैं स्लाइडों को। तो नंबर 1 स्लाइड है, दूसरी है, तीसरी स्लाइड है, चौथी है, 5 नंबर, 6 है, 7, 8 और इस 8 स्लाइडों के अंदर ये लेसन में क्या है पूरा होता है। तो इसी प्रकार से ये सामान्य लेसन की तरह ही है, उसी तरह से बनाना है। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश के लिए कहते हैं कि इंग्लिश में कैसे बनता है लेसन, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया है। मेन अपना जो उद्देश्य था वो सामान्य जो हिंदी का है, लोकतंत्र वाला है, लोकतंत्र संचार माध्यम उसी का था। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना लेसन निर्माण करें। तो इन लेसनों को आप ध्यान से देखें, तो इसी के अनुसार अपना लेसन का निर्माण करें। तो नए जो कोई इस प्रकार का जो दैनिक पाठ योजना में या किसी प्रकार का टॉपिक है तो नया टॉपिक हमें लगेगा तो बनाएंगे। और सिलेबस भी साथ साथ चल ही रहा है। तो नए वीडियो के तक अपने इसको स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।